गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरीन और एरोमेटिकता वाला चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कुछ पार्ट कर चुके हैं, जिसके द्वारा कि एरोमेटिक रिंग में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, मतलब कि एल्काइल बेंजीन हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है उसमें चूंकि R+ का अटैक होता है तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की संभावनाएं होती हैं, और जब रीअरेंजमेंट होगा पुनर्विन्यासित होने पर एल्काइल बेंजीन के उत्पाद भिन्न प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप इसमें मैंने जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी है उसमें आप देख रहे हैं कि हेलोजन के निकलने पर जो कैटायन जो बन रहा है उस कैटायन में रीअरेंजमेंट हो गया है, और उसके कारण से जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया है। और ये रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो मेजर अमाउंट में बनता है और दूसरा माइनर अमाउंट में बनता है। तो इस कारण से जैसे कि 2-मिथाइल 2-फिनाइल ब्यूटेन जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है अल्प मात्रा में बना है। तो इसका क्या कारण है? इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल एल्यूमिनियम क्लोराइड या लेविस एसिड, जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो एल्काइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड है, उसमें से जो हैलोजन जब निकल जाता है एज ए Cl-, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास में पहले तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है आपको इसका ज्ञान होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन एटम के ऊपर होता है तो उसे प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। तो ये हमारा CH2+ जो है जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज है वो चूंकि प्राइमरी कार्बन एटम है इसलिए वो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया, और वो अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें CH3 ग्रुप जो है वो माइग्रेट हो जाता है, वो CH2+ पर चला जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन एटम पर मतलब कि टर्शरी पर आ जाता है। आपको ये भी पता है कि जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है, कार्बोकैटायन है, इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन रिएक्शन जो है हमेशा उस दिशा में जाएगी जहाँ की अणु को अधिक स्थायित्व मिल रहा होगा या जिसके ऊर्जा का मान कम होगा। तो इस कारण से उसमें पुनर्विन्यास हो जाता है और टर्शरी कार्बोनियम आयन बन जाता है, और ये टर्शरी कार्बोनियम आयन बेंजीन के H+ को रिप्लेस करता है, तो जिससे कि हमें 2-मिथाइल 2-फिनाइल ब्यूटेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें R जिसका जो कि AR बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का जो है ब्रांच्ड है, या उसमें जो कार्बोनियम आयन बन रहा है वो क्या वो स्थायी है या नहीं है। स्थायी नहीं है तो वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, उसी आधार पर हमें जो AR जो है वो हमें प्राप्त होगा। अब मैं आपको थोड़े से इसके ड्रॉबैक्स बताना चाहूँगी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है
या रिएक्शन है इसके कुछ दोष भी हैं, क्योंकि जो हम अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार से केवल ये ही उत्पाद बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, वो संभव कई बार नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि जो पहली रिएक्शन मैंने लिखी है उसमें मैंने ये बताना चाहा है कि कई बार पॉली एल्काइल प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। मतलब कि जब बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से हो रही है तो हमें पता है कि टॉलुइन बनेगा, परंतु यदि टॉलुइन है, अब उसकी रिएक्शन यदि हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो बाय एल्काइल प्रोडक्ट बनेगा नेचुरली। परंतु ये देखा गया है कि कई बार रिएक्शन जो है वो स्वतः चलती रहती है, कि इतनी अधिक तेज़ी से होता है कि हमें डायल्काइल बेंजीन की क्रियाशीलता जो है, डायल्काइल बेंजीन जो प्राप्त होता है उसकी क्रियाशीलता मोनो एल्काइल बेंजीन से भी अधिक हो जाती है। तो इस तरह से जो एल्काइलेशन है वो तब तक होता रहता है जब तक कि एल्काइल समूह दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रतिस्थापित नहीं हो जाए। तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमें जो है टॉलुइन जो हमें प्राप्त होना था मिथाइल क्लोराइड के साथ में, उससे फिर हमें ऑटोमेटिकली ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिथाइलेटेड प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं, पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है, क्योंकि रिएक्शन ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा कि कई बार हमें जो कंपाउंड जो मिलता है वो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। मतलब कि जैसा कि मैंने इस रिएक्शन में आपको बताना चाहा है कि जब इसकी रिएक्शन CH3CH2Br से होती है, मतलब कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से होती है, तो सिंपल आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ना चाहिए था, क्योंकि वही प्राइमरी कार्ब, पर अगेन इसमें वही जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनेगा वो रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होने पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा। तो मुख्य प्रोडक्ट जो बनेगा वो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट हो गया है। इसी प्रकार से कई बार आइसोमराइजेशन भी देखने को मिला है। तो यदि हम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को दिमाग में रखते हैं कि केवल हमें यही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो कई बार ये इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो बदल जाता है। जैसे कि आइसोमराइजेशन होगा, जो मैंने थर्ड कैटेगरी लिखा है, जिसमें कि इथाइल बेंजीन के साथ में रिएक्शन बता रखी है। तो जब एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में उसमें क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है, और दोनों CH3 ग्रुप जो है वो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। इसी तरह से इथाइल बेंजीन का कई बार डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, और हमें जो है अलग तरह का प्रोडक्ट, मतलब कि CH2 CH3 दो जगह मेटा पोजीशन पर उपस्थित है और एक हमें केवल बेंजीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है इसमें कई तरीके के ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हुआ आज जो हमने डिस्कशन करा, वो करा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को डिस्कस करेंगे।